ने सवाल किया था ना आई लव मोहम्मद के बारे में, तो उसी टाइम वो बोलते कि आई लव मोहम्मद बोलना जुर्म नहीं है, आई लव मोहम्मद बोलना गुनाह नहीं है, आई लव मोहम्मद शान से बोला हुआ है। उनके दिमाग के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। मुसलमानों का तो वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की हमदर्दी नहीं चाहिए। मुसलमानों के हक में बोलेंगे नहीं आप, मुसलमानों के दुख को समझेंगे नहीं आप, मुसलमानों के दर्द को समझेंगे नहीं आप, छाड़ेंगे और कहेंगे कि हम बिहार में बिजी हैं, बिहार में बिजी हैं। अरे डूब मरने का मकाम है आपको तेजस्वी यादव जी। आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। उस पर अगर गिरफ्तारी हो रही है तो सारी की सारी फर्जी है, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है आई लव मोहम्मद बोलने को। कोई हमारा हिंदू भाई बोलेगा क्या कहते हैं आई लव राम, तो उसको क्या जेल में डाल दीजिएगा। कोई अगर हमारा सिख भाई बोलेगा आई लव वाहेगुरु, तो क्या उसको क्या कहते हैं जेल में डाल दीजिएगा। कोई हमारा ईसाई भाई बोलेगा आई लव मरियम, आई लव ईसा मसीह, तो क्या उसको जेल में डाल दीजिएगा। कोई अगर बुद्ध मजहब का मानने वाला होगा, अगर वो यूं बोलेगा कि आई लव बुद्धा, तो क्या उसको जेल में डाल दीजिएगा। बोल सकती है मंच पे जुल्म किया जाता है, मुसलमानों के ऊपर जब सितम ढाया जाता है, मुसलमानों के घरों के ऊपर जब बुलडोजर चलाया जाता है, उस टाइम सारी की सारी सेकुलर पार्टियां गायब हो जाती हैं। लेकिन बोलना सिखा दिया असद साहब ने, हर हिंदुस्तानी को सवाल करना सिखा दिया। इस कलम के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। असद साहब की ख्वाहिश ये है कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में कलम हो, हर हिंदुस्तानी शिक्षक हो, हर हिंदुस्तानी के अंदर नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन हो जाना चाहिए। कैसे बना सकते हैं, याद रखिए। इसलिए मैं मद्दबाना और दर्दमंदाना अपील करता हूं बिहार के आवाम से, बिहार की जितनी भी सेकुलर हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी लोग सेकुलर। आपके कैमरामैन आपको और हिंदुस्तान की तमाम दर्शकों को रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका माशाल्लाह, कि आखिरकार बिहार में इतनी सारी पार्टियां लड़ रही हैं इलेक्शन, दो गठबंधन है, एक चचा जान नीतीश कुमार और चचा जान मोदी जी हमारे, दूसरे भाईजान क्या कहते हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी। इधर आ जाइए तो तेजस्वी यादव जी की और छोटी छोटी पार्टियां हैं, ठीक है। और इधर प्रशांत किशोर जो हमारे भाईजान हैं, जो कुछ टाइम पहले जाएंगे पीछे जाएंगे तो कुछ पार्टियों के वो सलाहकार भी। असद साहब जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हैदराबाद में उनकी पार्टी है, अब वो बिहार में आए, पिछली दफा आए थे माशाल्लाह 5 सीट जीते। मैं चाहता हूँ कि आपका बड़ा दिलचस्प और बहुत अहम सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत उम्दा और लजीज सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था कि 100 सीटों का ऐलान। मैं वहाँ की आवाम से कहना चाहता हूँ खास तौर से कि अगर आप अपने इलाके का विकास देखना चाहते हो, चाहे किसी भी सूरत में, एक मिडिल क्लास जो इंसान होता है ना सर, उसको क्या चाहिए, रोजगार, स्वास्थ्य, ठीक है, और शिक्षा। अगर आपके पास रोजगार है, शिक्षा है और क्या कहते हैं स्वास्थ्य का मामला बढ़िया है, तो आपसे बड़ा राजा, आपसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार की आवाम से, खास तौर से वहाँ से जहाँ से असद साहब ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, मैं वहाँ की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि इससे पहले लालू जी को आपने झेला, उसके बाद क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी को झेला और झेल रहे हैं। गठबंधन में है माशाल्लाह, किसने क्या किया उससे हमें कोई मुद्दा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार MIM की सरकार होनी चाहिए। अब आपका, जैसे मैंने ये कहा है कि अब की बार MIM की सरकार होनी चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो गए कि मौलाना साहब जो है, शाहिद जावेद साहब जो वो कह रहे कि अब की बार MIM की सरकार। तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है और बिहार की आवाम पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह 100 सीट में कम से कम पूरी कोशिश बिहार की आवाम करेगी कि 40 से 50 सीट MIM को आनी चाहिए। अगर इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है और थोड़ा सा किस्मत और थोड़ा सा बिहार की आवाम ने साथ दे दिया, तो 40 से 50 सीट अपनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और रही दूसरी बात ये है कि जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, कुछ पार्टी के मेंबरान हैं जिनके पेट में दर्द होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छी बढ़िया वाला दर्द होता है। प्रशांत किशोर जी पूरे सीट पे लड़ रहे हैं, आपको पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तो 43 पे लड़ रहे हैं, फिर आपको पेट में दर्द नहीं हो रहा है। और खुद जो आपकी गठबंधन सरकार है जिसपे आप लड़ रहे हैं, उसमें भी तो बहुत सारी छोटी पार्टियां को ले लिया आपने, उस पे भी आपको पेट में दर्द नहीं हो रहा। जब उनपे पेट में दर्द नहीं हो रहा, प्रशांत किशोर जी के लड़ने में पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर आपको आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है, आखिरकार आपका कौन सा डर सता रहा है, आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आपको MIM की जो MIM पार्टी जो है, असद साहब की जो पार्टी है, उससे आपको डर सता रहा है। मुझे तो यही न समझ में आ रहा कि तेजस्वी जी चाह क्या रहे हैं।
मुसलमानों का जब मुद्दा होता है तब तो आप खुल करके बोलते नहीं हैं, मुसलमानों के हक में बोलते नहीं हैं, और आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं। अब तक तो मैं बचपन से यही सुनते आया हूँ कि सेकुलर का मतलब ये होता है कि 140 करोड़ जो जनता है उनके लिए सब एक बराबर कानून होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, या जो भी पार्टी है वो सबको लेकर के चले। लेकिन मसला तो यह है कि जब यहाँ पर मुसलमानों की बात आती है, मुसलमानों को दिक्कत होती है, मुसलमानों को परेशानियां होती है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों के ऊपर जब सितम ढाया जाता है, मुसलमानों के घरों के ऊपर जब बुलडोजर चलाया जाता है, उस टाइम सारी की सारी सेकुलर पार्टियां गायब हो जाती हैं। लेकिन जब मुसलमानों का वोट का वक्त आता है तो कहते हैं मैं सेकुलर हूँ, मुझे वोट चाहिए, मैं सेकुलर हूँ, मुझसे ज्यादा हमदर्द मुसलमानों का कोई, सबको मौका दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, किसने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। अब की बार मैं किसी जात को नहीं बोल रहा, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बिहारियों को कह रहा हूँ, मैं खुद एक बिहारी हूँ, मैं मधुबनी जिला बिस्फी ब्लॉक गांव कठैला से आता हूँ। मैं अब की बार, मैंने तो साफ किया था, अब की बार MIM की बना दो सरकार। वाकई कह रहा हूँ, अगर MIM 100 सीटों पे MIM 100 सीटों पे लड़ेगी, सरकार कैसे बनेगी? 243 सीटें हैं, बहुमत साबित करने के लिए। आपने जो सवाल किया कि 100 सीट पे लड़ रही तो सरकार कैसे बनेगी, हिंदुस्तान के अंदर में जो अभी केंद्र के अंदर सरकार बनी हुई है, आपको पता कितनी कितनी सीटों ली है उन्होंने, हमारे चाचा जान मोदी जान ने? किसी पे 18, किसी पे 12 है, फिर है ना जी। तो जब उसी तरीके से जब इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद रखिए, राजनीति करते हैं माशाअल्लाह। मैं खुद हैदराबाद गया हूँ, मैं देखा हूँ, बहुत बारीकी से मैंने देखा है। तो अगर हिस्सेदारी में भी अगर उनको शामिल मिल जाती है हमें, तो स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। जितनी भी पार्टियां हैं वो पता सच आपको क्यों गठबंधन में नहीं लेती हैं। आपने इस पे कभी रिसर्च किया? आप तो रिपोर्टर है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे माशाल्लाह, हमेशा फील्ड में रहते हैं। आपने इस पे कभी रिसर्च किया कि वो क्यों पार्टी में नहीं लेना चाहती है? नहीं किया आपने, यही सबसे बड़ी गलती कर दी आपने। असद साहब ने हर हिंदुस्तानी को बोलना सिखा दिया, असद साहब ने हर हिंदुस्तानी को सवाल करना सिखा दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो सवाल करना सिखा दिया। बाकी हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, मैं किसी भी पार्टी को खराब नहीं कहता हूँ। कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की राजनीति करते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कसम खुदा की, जो लोग ये कहते हैं ना कि असद साहब मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अब पिछड़ा जाति का मुसलमान में आता है, आदिवासी मुसलमान में आता है, आदिवासी मुसलमान में आता है, नहीं ना आता है, दलित मुसलमान में आता है, नहीं ना आता है। और ये पेन, इस कलम के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अच्छे से अच्छे को झुका देती है। असद साहब की ख्वाहिश ये है कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में कलम हो, हर हिंदुस्तानी शिक्षक हो, हर हिंदुस्तानी के अंदर नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन हो जाना चाहिए। और याद रखिएगा, जब सन 47 में देश आजाद हुआ था ना, उससे पहले अंग्रेज जब यहाँ हुकूमत करना चाह रहे थे, तो हिंदू और मुसलमान के चक्कर, जब अंग्रेजों ने ये देखा कि हम पूरी तरीके से हिंदुस्तान पे काबिज नहीं हो पा रहे हैं, तो अंग्रेजों ने ये किया था कि हिंदू मुसलमान में बंटवारा कर दिया। सारी पार्टियां कर रही हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं, अक्सर और बेशतर पार्टियां कर रही हैं। मैं बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा, बीजेपी को तो साइड कर दीजिए। अपने एक काम किया कि एजुकेशन से दूर रखा। जब हमारे बच्चे के पास एजुकेशन नहीं होगा तो उसे क्या पता कि आम है कि इमली आटा का दाल क्या रेट है, चावल का क्या रेट है और क्या है। तो याद रखिएगा, असद साहब की बस एक ही टारगेट है कि हर घर के अंदर शिक्षा होना चाहिए। और यही वजह है सरकार डरती है हर जगह की, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, चाहे वो केंद्र की ही सरकार की नहीं, यहाँ पे आकर के डर जाती है सरकार कि अगर हिंदुस्तान की आवाम के पास शिक्षा होगा, हिंदुस्तान की आवाम अगर पढ़ लिख लेगी तो फिर हमसे सवाल करेगी और उस सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। यही वजह है कि हर पार्टी डरती है असद साहब को लेने से, जानती है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे तो जो शिक्षा का माहौल है, जो स्कूल का माहौल है, जो कॉलेज का माहौल है, जो यूनिवर्सिटी का माहौल है, जो मदरसे का माहौल है, उसको बिल्कुल ही तब्दील कर देगा वो बंदा आते ही। और यही वजह की सारी पार्टियां डरती हैं, उनको लेना नहीं चाहती हैं। सबसे बड़ी वजह यह है, कोई जानती 2014 के बाद से उतना मैं भी नहीं जानता था इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन क्या होता है, कानून क्या होता है।
लेकिन जितनी भी बिल आज के अंदर सरकार ने लाया, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पर भी हो, सबसे पहले बोलने वाले थे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन को लेकर राहुल गांधी और वो चल रहे हैं, लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा कि मीडिया पत्रकारों ने कहा कि आइला मोहम्मद का जो विवाद चला हुआ है, अभी गिरफ्तारियां हो रही है जगह जगह, मुसलमानों के साथ जो स्थिति है वो देख रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि आइला मोहम्मद के ऊपर गिरफ्तारियां हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा है कि मैं अभी बिहार में बिजी हूँ, क्या कहेंगे इसको, कैसे देखें? देश संविधान से चल जाएगा, ठीक है ना। और संविधान जब बना था तो संविधान के अंदर साफ लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म का मानने वाला हो तो अपने धर्म को शांति के साथ जो भी करना करे, नमाज पढ़े, पूजा करे, पाठ करे, होली मनाए, दिवाली मनाए, ईद मनाए, बकरीद मनाए, जो भी मनाए, या जो भी सिख भाइयों का या ईसाई भाइयों का जो भी होता है वो मनाए, ठीक है। लेकिन मैं बार बार यादव ने कहा कि मैं बिहार में बिजी हूँ, क्या कहेंगे? अगर तेजस्वी यादव जी सेकुलर पार्टी के रहबरा होते, तेजस्वी यादव जी अगर सेकुलर पार्टी के रहबरा होते, सरपरस्त होते, जिम्मेदार होते, रिपोर्टर महोदय, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे उस रिपोर्टर ने सवाल किया था ना आइला मोहम्मद के बारे में, तो उसी टाइम वो बोलते कि आइला मोहम्मद बोलना जुर्म नहीं है, आइला मोहम्मद बोलना गुनाह नहीं है, आइला मोहम्मद शान से बोलेंगे हम भी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम बिजी हैं। इस बात से आप अंदाजा लगाइए रिपोर्टर महोदय कि वो भी कितना जहर उनके जहन में भरा हुआ है, उनके दिमाग के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। मुसलमानों का तो वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की हमदर्दी नहीं चाहिए, मुसलमानों के हक में बोलेंगे नहीं आप, मुसलमानों के दुख को समझेंगे नहीं आप, मुसलमानों के दर्द को समझेंगे नहीं आप। जब मुसलमानों के किसी मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म और सितम होगा तब आप अपना पल्ला झाड़ेंगे और कहेंगे कि हम बिहार में बिजी हैं, बिहार में बिजी हैं। अरे डूब मरने का मकाम है आपको तेजस्वी यादव जी, क्या कहना चाहते हैं आप सेकुलर का ढोंग रचते हैं आप। लेकिन जब आइला मोहम्मद के लिए आपको एक रिपोर्टर, हमारा भाई रिपोर्टर पूछता है, आप बोल सकते थे उस टाइम में कि आइला मोहम्मद बोलना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, उस पर अगर गिरफ्तारी हो रही है तो सारी की सारी फर्जी है, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है आइला मोहम्मद बोलने के लिए। हाँ, अगर कल को कोई हमारा हिंदू भाई बोलेगा क्या कहते हैं आई लव राम, तो उसको क्या जेल में डाल दीजिएगा? कोई अगर हमारा सिख भाई बोलेगा आई लव वाहेगुरु, तो क्या आप उसको क्या कहते हैं जेल में डाल दीजिएगा? कोई हमारा ईसाई भाई बोलेगा आई लव मरियम, आई लव ईसा मसीह, तो क्या आप उसको जेल में डाल दीजिएगा? कोई अगर बुद्ध मजहब का मानने वाला होगा, अगर वो यूं बोलेगा कि आई लव बुद्धा, तो क्या आप उसको जेल में डाल दीजिएगा? हाँ, तेजस्वी यादव सेकुलर है ही नहीं। अगर तेजस्वी यादव जी अगर सेकुलर होते तो समर्थन करते, मुसलमानों का साथ देते, और इसमें मुसलमानों को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जैसे उस रिपोर्टर ने पूछा तो साफ साफ कहते हैं कि मैं भी आई लव मोहम्मद बोल रहा हूँ। जब हमारी एक प्यारी बहन रुबिका लियाकत बोल सकती है मंच पे, उस तरीके से बहुत सारे लोग, अगर मोहम्मद आई लव मोहम्मद बोलना जुर्म होता, अगर मोहम्मद साहब का सीरत को पढ़ाना जुर्म होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, मैं उन पर लाखों दरूद और लाखों सलाम भेजता हूँ। मैं क्या कि मेरा दिल जान गुर्दा, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप, मेरी दौलत सेहत सब कुछ उन पर कुर्बान है। अगर उनको बोलना, अगर उनकी सीरत को पढ़ना जुर्म होता तो रिपोर्टर महोदय, अभी एक अपने हिंदुस्तान का ही एक स्टेट है जहां उनकी सीरत को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में बज़ाब्ते, अगर उनको बोलना, अगर पढ़ाना अगर जुर्म होता तो फिर राष्ट्रपति क्यों खामोश थे, हमारे गृह मंत्री क्यों खामोश हो गए, हमारे रक्षा मंत्री क्यों खामोश हो गए, हमारे शिक्षा मंत्री क्यों खामोश हो गए, हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश हो गए, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश हो गए? ये सेकुलर नहीं है। मुसलमानों समझो, मुसलमानों जागो, मुसलमानों होश के नाखून लो। अरे कब तक लालू जी को ढोए, कब तक तेजस्वी यादव को ढोगे? यानी अगर आई लव मोहम्मद पे आपने एक टिप्पणी नहीं, आपसे आपके जबान से एक लफ्ज नहीं निकला, लेकिन जब वोट का टाइम आ रहा है तो आप वोट के लिए मुसलमानों को, आज ही मैंने एक न्यूज देखा कि आरजेडी के नेता मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, अब गुंडागर्दी पे तैयार हो गए। मुसलमानों यही वक्त है, अभी 1 महीना 2 महीना के बाद इलेक्शन होने वाला, तेजस्वी यादव जी को उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, जो आपके हक में बोलने को तैयार नहीं, जो आपके मामले पे बोलने को तैयार नहीं, ऐसे इंसान को आप अपना रहबर और सरपरस्त कैसे बना सकते हैं? याद रखिए। इसलिए मैं मद्दबाना और दर्दमंदाना अपील करता हूं बिहार के आवाम से, बिहार की जितनी भी सेकुलर हिंदू या मुस्लिम जो भी लोग सेकुलरिज्म का दम भरते हैं, तो इस मर्तबा
ये मर्तबा जो अभी 2025 का इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, याद रखिए, वहां के मैं आवाम से अपील करना चाहता हूं आपसे कि हर हाल में ओवैसी साहब का समर्थन करें और तेजस्वी जी का हर जगह से बाइकाट करें।